फिर से एक और बार लिख रहा हूं और फाइनल टाइम लीनियर अलजेब्रा। लास्ट टाइम हमने लीनियर अलजेब्रा की बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं और काफी सारा ही पढ़ लिया लीनियर अलजेब्रा। जैसे पहले मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर लूं, हो रही है ठीक। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा था और हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था और स्टार्ट कहां से किया था? लीनियर इक्वेशन से, है ना। और इस बार हम क्या करने वाले हैं? लीनियर अलजेब्रा को क्वांटम मैकेनिक्स के लिए समझने वाले। जो जनरल स्टडी होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसके पीछे का जो मैथ है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है, वो लीनियर अलजेब्रा है। वो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं बस सिर्फ उसकी आज नोटेशंस बतानी है कि क्या यूज होती हैं। जो हम नोटेशंस यूज करने वाले हैं थोड़ी सी अजीब है, शायद हमारे लिए अजीब हो सकती है क्योंकि पहले कभी यूज ही नहीं की। इन्हें बोलते हैं डिराक नोटेशंस, ऐसा कुछ। बट आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो जनरल क्वांटम मैकेनिक्स के लिए लीनियर अलजेब्रा चाहिए होता है वो होता है जनरली इनफाइनाइट डायमेंशनल। बताता हूं आज मैं ये डायमेंशन का मतलब भी बताने वाला हूं क्या होता है। इनफाइनाइट डायमेंशन सोचना बड़ा ज्यादा अजीब होता है। वैसे थोड़ा सा मैंने क्लियर किया था लास्ट टाइम, ये इनफाइनाइट डायमेंशन ये वो वाले डायमेंशन नहीं है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। ये अलग तरह के डायमेंशन है। डायमेंशन वर्ड कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है, जिसको आज इस लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि हमें इनफाइनाइट डायमेंशनल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे फेमस एक जो वर्ड है ना, वो है क्यूबिट। ये क्यूबिट वर्ड को ही हमें समझना होता है। क्यूबिट का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स जो दो स्टेट में रह सकें। जैसे मैं दो ही जगह, ये ब्लॉक्स देख रहे हो ना जिन पे मैं अभी खड़ा हूं नीचे, वीडियो में नहीं दिखाई देगा तो ऐसे बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, वो या तो इस बॉक्स में हो सकता है या इस बॉक्स में हो सकता है। तीन बॉक्स में होता तो कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं? तीन। या पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कोई भी एक फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर लेते हैं, लेटर से इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में होगा या सेकंड बॉक्स में होगा या थर्ड बॉक्स में होगा। कितनी पॉसिबिलिटी है? तीन। तो हम बोल देंगे इस चीज को थ्री डायमेंशनल स्पेस। पहली बात, ये वो वाला स्पेस नहीं है जिसमें हम हैं। ये जो भी एक बॉक्स है जिसके अंदर तीन पॉसिबिलिटी है, हम इसको थ्री डायमेंशनल स्पेस बोल देंगे। ऐसे ही अब कितना हो गया? फोर डायमेंशनल स्पेस। तो तुम समझ पा रहे हो ना, डायमेंशन का मतलब है कि कितनी एंट्रीज पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं। इस रूम में कितनी जगह पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन? इस पूरे रूम में कितनी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइट पोजीशंस है तो कितने डायमेंशनल स्पेस हो गया? इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। तो डायमेंशन का मतलब हो गया कि कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी एंट्रीज हो सकती हैं इस बॉक्स के अंदर। अगर मैं सिर्फ इसी बॉक्स की बात करूं, ये मैंने बना दिया एक सर्कल टाइप, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अच्छी बात यह है हम नहीं बात करने वाले हैं इस इनफाइनाइट डायमेंशन की। हम किसी तरीके से ना इलेक्ट्रॉन को कैद कर लेंगे। जैसे जेल में कैदी होते हैं ना, वो एक ही बॉक्स में, एक ही रूम में रह सकते हैं, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को या कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल को कैद कर लेंगे किसी तरीके से, ताकि वो दो ही स्टेट में रह सके, दो ही जगह पे रह सके, दो ही तरह की एनर्जी हो सके फॉर एग्जांपल उसके पास, ऐसा कुछ। तो हमें इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अच्छी बात यही। और इसमें हम दो चीजों को यूज करने वाले हैं, एक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने के लिए और दूसरा हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन की। वैसे केमिस्ट्री में तुमने ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में शायद सुना होगा, पढ़ा हो, एक ऐसे ऐसे सिंबल पढ़े, है ना। स्पिन अप होता है या स्पिन डाउन होता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, ऐसी ऐसी बातें सुनी होंगी। हम एक और एग्जांपल समझेंगे पोलराइजेशन, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो पोलराइज्ड भी होती है, या तो वो ऐसे होगी वर्टिकल डायरेक्शन में या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अब मेरे को एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद है, बट केमिस्ट्री में ऐसे वर्ड होते हैं, एक्सो रोटेटरी, ऐसा ऐसा वर्ड होता था ना कुछ अजीब सा, रिवो रोटेटरी, वैसे। तो मतलब हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन हो सकती है और वर्टिकल। क्यों बात कर रहा हूं मैं इन दो एग्जांपल्स की? क्योंकि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है स्पिन की? दो। पोलराइजेशन में कितनी हो सकती है? दो। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दो ही। ऐसे ही जितने भी तुम पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हो जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ दो ही स्टेट में रह सकते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है? कंडीशन। हमारे लिए साधारण भाषा, वैसे बहुत डीप मीनिंग है स्टेट का, बट हमारे लिए स्टेट का मतलब कंडीशन। जरूरी नहीं है स्टेट का मतलब पोजीशन हो, कोई भी कंडीशन।
एक पार्टिकल जिसके पास दो तरह की एनर्जी हो सकती है, एक्स या वाई, वो स्टेट है उसकी। बस हमें क्या करना है, किसी तरीके से किसी भी पार्टिकल को ऐसे रखना है सच दैट उस पर दो ही स्टेट हो। समझ गए? दो स्टेट से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे? क्यूबिट बोल देंगे। हम क्यूबिट बनाने के लिए या फिर किसी भी क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए काफी सारे पार्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को यूज कर सकते हैं, हम फोटोन को यूज कर सकते हैं, हम इवन न्यूक्लियस को भी यूज कर सकते हैं। अभी ज्यादा इस पे काम नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा एक्टिव एरिया है, बट बड़ा न्यू सा एरिया है, बट हम न्यूक्लियस को भी यूज कर सकते हैं एज अ क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब समझ गए ना? ऐसे पार्टिकल्स जो दो स्टेट में रह सकते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन को यूज किया जा सकता है? हाँ, फोटोन्स को भी। और कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनको यूज किया जा सकता है, आयंस को भी यूज किया जा सकता है। बाय द वे, आयंस पता है क्या होता है? सुना वर्ड? ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, निकल चुके हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आयंस बन जाते हैं। फिलहाल के लिए हम वापस मैथमेटिक्स पे आते हैं, क्योंकि आज हम इस पे फोकस करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, या फिर मुझे बोलना चाहिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। फिर से बता देता हूं, डायमेंशन का मतलब कितनी एंट्रीज हैं, बस उतना ही। जैसे यहां पे स्पिन वाले के लिए कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस? टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, बस उतना ही है। और हम यहां पे यूज करने वाले हैं डिराक नोटेशंस, कंप्लीटली न्यू चीज। ठीक है? और नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, हम पूरी की पूरी अभी जितनी भी डिस्कशन है रखेंगे रियल नंबर पे बेस्ड ही। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे कुछ समय बाद आने वाले। रीजन तुम्हें लास्ट टाइम बताया भी था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज किया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में दिक्कत क्या आती थी कि मैं लिख तो देता था z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, फिर इसका एक मॉड्यूलस भी आता था, थोड़ा याद आया? ऐसा निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसका एक वो भी बताया था तुम्हें, कॉन्जुगेट। क्या था? ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं, ए माइनस आयोटा बी। इसमें तो बड़ी अजीब अजीब चीजें आती हैं। जबकि अगर मैं यहां पे कभी भी एक रियल नंबर लिख दूं 2, तो 2 का मॉड्यूलस क्या होगा? 2 का 2 ही होता है ना? 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो इसमें रियल नंबर में ऐसी कोई बातें नहीं आती। इसका नाम बताया था मैंने मॉड्यूलस, और इसका नाम कॉन्जुगेट। वैसी बातें होती नहीं रियल नंबर में। तो रियल नंबर्स को पढ़ना बड़ा ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट हम अभी तो अपनी डिस्कशन रख लेंगे रियल नंबर्स में, आगे जाके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने ही होंगे। हम स्पिन पढ़ेंगे 2 डायमेंशन में फिलहाल के लिए, लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल स्पिन की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। याद आया थोड़ा सा? मैंने बताया था अगर 2 है तो आगे चलो, लेकिन जैसे मैंने आयोटा लगा दिया तो इसका मतलब बताया था आयोटा का, घुमा दो 90 डिग्रीज। अगर ये चल रहे हैं हम 2, तो अगर मैंने जैसे ही आयोटा लगाया तो 90 डिग्री ऊपर चले जाओ। और ये किसके डायमेंशंस थे? ये जो मैंने बना रखे हैं दो एक्सिस, ये हमारे वाली है एक्स वाई एक्सिस, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं, ये नंबर के डायमेंशंस बताए गए थे। वैसा ही जब हमें 3 डायमेंशनल स्पिन की बात करनी होगी तो वहां पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स वापस लाने होंगे। पहला रीजन कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज करना है, 3 डायमेंशंस पे जाते ही जरूरत पड़ेगी। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे आएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मिला देते हैं। मतलब जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ऐसी चीज बताई थी ना, ई की पावर आयोटा थीटा, इसका एक नाम भी बताया था, इसे बोलते थे ये, ऐसा कुछ, ये आइडेंटिटी बताई गई थी। और इसका मैंने एक्सपेंशन भी बताया था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कैसे ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मिला देता है आपस में, और इसका मैंने लास्ट टाइम प्रूफ भी बताया था बाय द वे, है ना? साइन की एक एक्सपेंशन होती है, कॉस की एक्सपेंशन होती है, उसको मिला के हम यहां पे इसको प्रूव भी कर सकते थे, दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। जो कि जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग की जो एल्गोरिदम्स होती हैं उसमें यूज आएगा। अब ये एल्गोरिदम एक न्यू वर्ड मैंने क्योंकि इंट्रोड्यूस किया तो थोड़ा सा बताता हूं। वैसे एल्गोरिदम कहां सुना है वर्ड तुमने अपने आसपास? यूट्यूब एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, इंस्टाग्राम ओपन किया, सामने ही आ गया, वो होता है ऐसा। या फिर तुम किसी वीडियो को ज्यादा देख रहे हो तो वैसी ही वीडियोस आती रहती हैं, एक तुमने वो वीडियो देख ली और वैसी ही आती जा रही, होता ना ऐसा? वही एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब होता है, साधारण भाषा में अगर मैं बताना चाहूं तो सीक्वेंस, किसी भी चीज की सीक्वेंस होना। जैसे तुमने यूक्लिड्स एल्गोरिदम पढ़ी होगी, या फिर इजी एग्जांपल लें तो
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पड़ा हुआ, ऐसा पड़ा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। लेकिन 10th में जब हम थे तो हमें ऐसे नहीं पढ़ाया जाता था, पहले हमें ये चेक करवाया जाता था, याद है? इसे क्या बोलते थे? डी को डिस्क्रिमिनेंट। पहले ये चेक कराया जाता था कि जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, या जीरो के इक्वल है। अगर जीरो से छोटा होता था तो फिर तो उसका नो सॉल्यूशन बोल देते थे, क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता। अब हम बड़े हो गए तो हमें पता लगा कोई बात नहीं, झेल लेंगे हम, रूट में नेगेटिव आ जाए ऐसा कुछ लिखा हो तो क्या करते हैं उसे, तो हम इसे 2 आयोटा समथिंग लिख देते हैं, है ना? ऐसा ही तो किया हमने। तो ये भी हमारे पास एक एल्गोरिदम तरह, एल्गोरिदम ही बोल सकते हैं। एल्गोरिदम का मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैलकुलेट करना। हमें एक ऐसी इक्वेशन दी होगी, कुछ भी रैंडम सी, पहला काम होगा ए बी सी निकाल लो, निकाल लिया। दूसरा काम होगा डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। तीसरा काम होगा इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन निकाल दो। इसे ही एल्गोरिदम बोलते हैं। जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, ये तो आसान सी है, जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग के एल्गोरिदम पढ़ते हैं तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलने वाली, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं बट जल्दी आने वाले, जब हम एल्गोरिदम्स पे पहुंच जाएंगे। समझ गए थोड़ा सा? तो ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू था। आज मैं तुम्हें नोटेशन से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, और आई होप कि तुम्हें दो मेजर रीजन पता लग गए होंगे कि क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करते हैं, क्यों आयोटा का यूज आ जाता है। पहला रीजन बताया 3 डायमेंशनल स्पिन के लिए, और दूसरा रीजन बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल है इसको अच्छे से मिला देते हैं आपस में, इसलिए हम यूज करते हैं। एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स। लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताने की कोशिश की थी, होता क्या है वेक्टर। एक बॉक्स लो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें हैं। ये क्या है? अभी अगर एक बॉक्स लो, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसे क्या बोला करते थे? सेट बोलते थे। इसे स्पेस नहीं बोल सकते, ये है सेट। और अगर मैं बोल दूं कि इसमें दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी, विच इज एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन, याद आया? या कोई भी दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएं तो इस सेट को हम क्या बोल देते थे? स्पेस। अगर इसमें ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो हम उसे बोल देते थे वेक्टर स्पेस। बाय द वे, स्केलर का मतलब बताया था लास्ट टाइम, कोई भी नंबर, है ना? तो ये जो a है, ये एक रियल नंबर हो सकता था, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता था। ऐसे सिंबल याद है या भूल गए? ये रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये होती है वेक्टर एडिशन, ये होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। बाय द वे, ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एक सेट है जो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे स्पेस, इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वेक्टर स्पेस, और इसके एलिमेंट्स को आज के बाद मैं क्या बोलना शुरू कर दूंगा? वेक्टर्स। क्या ये वही वाले वेक्टर्स हैं जो हम अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं? मिक्स्ड सा आंसर है। अगर हम 3 डायमेंशन तक की बात करेंगे तो हाँ, वही है। वही एक स्पेशल केस है। डॉट प्रोडक्ट जैसी चीजें पढ़ी है ना, आज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम हायर डायमेंशंस की बात करेंगे, जैसे यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम उससे भी ज्यादा डायमेंशन की बात कर सकते हैं जितना हम फिजिक्स में पढ़ते थे। थ्री डायमेंशन पढ़ते थे हम, यहाँ पे 5 6 7 इनफिनिट डायमेंशन तक की भी बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वेक्टर्स पे वापस आना चाहें तो एक वेक्टर हमारे पास होता है लिस्ट ऑफ एंट्रीज। आज थोड़ा सा लिखने का है क्योंकि ये न्यू चीज है, एंट्रीज या फिर नंबर्स। बाय द वे, अभी अभी वैसे मैंने तुम्हें क्लियर कर ही दिया है, मैं अपने आप को बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रखने वाला हूं रियल नंबर्स पे। आएंगे कॉम्प्लेक्स पे भी, लेकिन बाद में, है ना? अभी हमने कौन सा पीएचडी कर ली है, इतना भी सीख पा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और ये हो गया लिस्ट ऑफ नंबर, इसको वेक्टर बोलने वाले हैं। और दूसरा वर्ड हमने पढ़ा है डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब आज के बाद होगा नंबर ऑफ एंट्रीज, ऐसा कुछ। एक हमारे पास होता है कॉलम वेक्टर, और इसे कैट्स भी बोलते हैं। कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, जैसे मैंने यहां पे v को या u को सीधा बोल दिया ना वेक्टर, आज के बाद किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखूंगा मैं। याद है फिजिक्स में ऐसे लिखते थे, है ना? u के ऊपर एरो, बस अब ऐसे लिख दिया। और कोई, बस ये 2 3 डायमेंशन की बात हो गई, वो हायर डायमेंशन की बात हो गई। एक अपने पास आता है रो वेक्टर, और ब्रा वेक्टर भी बोला जाता है, कुछ ऐसा। नोटेशन थोड़ी सी अजीब है। ब्रैकेट वर्ड सुना है ना?
एक डिराक थे, उन्होंने इस वर्ड को ब्रेक कर दिया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें अपने पास होने वाली हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे 3 डायमेंशनल। अच्छा, डायमेंशन समझ गए क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है, अगर मैं एक लिस्ट बना दूं नंबर की, तो ये वेक्टर हो गया। ये लिस्ट को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर में कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी एंट्रीज हैं? 3। तो कितने डायमेंशनल वेक्टर है? 3 डायमेंशनल वेक्टर, बस इतना ही। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख देता तो ये 4 डायमेंशनल वेक्टर होता। अगर मैं क्यूबिट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, याद आया क्यूबिट की कितनी स्टेट होती हैं? 2। तो वो पक्का वेक्टर कुछ ऐसा सा दिखाई देता। 2 डायमेंशनल वेक्टर, दो ही स्टेट होती हैं, क्योंकि आगे जाके इसको मिक्स्ड करने वाले अभी नहीं। बट फिलहाल के लिए 3 डायमेंशनल कैट की बात करें तो उसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो सकता है, v इज इक्वल टू 3 0.6 -1, कुछ ऐसा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते थे, हम रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे रियल नंबर्स पे। 4 डायमेंशनल ब्रा वेक्टर, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं 1 2 5 -6। 0 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, नंबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर द 2 नोटेशंस। इन दोनों नेम को मिला देंगे तो ऑब्वियसली वो ब्रैकेट वापस आ जाएगा। अगर मैं ज्योमेट्रिकली इसको दिखाना चाहूं, लेट अस से ये कहां आएगा? ये v वेक्टर 3 1। सोचते हैं, वैसे शायद मैंने थोड़ा सा लास्ट टाइम भी बताया था कि हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हाँ हम इसको ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, 3 डायमेंशन को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 4 डायमेंशनल होता तो फंस जाते, फिर ज्योमेट्रिक पिक्चर काम में नहीं आती। और ये जो मैंने वेक्टर लिखा है एब्स्ट्रैक्ट है एकदम, ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं। इसको फिलहाल के लिए कैसे लिखें? अगर मैं यहां पे थोड़ी कुछ लाइंस लगा दूं, 4 और ये रहा, तो यहां 3 पहले वाला होता है x और दूसरा y, तो यहां कहीं पे आ जाएंगे। ये रहा हमारा वेक्टर। ऑलमोस्ट ऐसी चीजें तुमने शायद 12th क्लास में भी अपनी पढ़ी होती। ये रहा वेक्टर। वेक्टर की सबसे अच्छी बात पता क्या है? इसको तुम शिफ्ट कर सकते हो जहां इच्छा हो, बस कंडीशन, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही इसकी डायरेक्शन। ये वेक्टर दिख रहा है ना, तुम यहां भी बना सकते थे, तुम यहां भी बना सकते थे, या इसको आगे भी शिफ्ट कर सकते हो, गिवन कंडीशन। ना तो इसको छोटा बड़ा करना है और ना इसको रोटेट करना, वो अलाउड नहीं, वरना तुम कर सकते हो शिफ्ट इसको। तुम लोगों ने एक और भी वर्ड सुना होगा, मैग्नीट्यूड। बस यहां पे मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालनी है हमें, तो कैसे निकालें? लेंथ का मतलब होगा डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट। अभी तो बड़ा न्यू हो जाएगा ना, तो मैं बचना चाहूंगा, ऐसे ही बोर हो जाओगे फिर न्यू चीज पढ़ते पढ़ते ही। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, कोई बता सकता है इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता था? अगर मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना बन गया? 4 और 16 विच इज 20। यही तो होगा। बस इस बार थोड़ी सी नोटेशन में चेंज है, बाकी यही है जो अभी कर रहे हैं इतनी देर से। आई होप ये समझ लिया होगा तुमने, बस नोटेशन में फर्क है और कुछ भी नहीं। लेंथ ऑफ ए को हम लिखा करेंगे कुछ ऐसे। अब आज के बाद वेक्टर की नोटेशन समझ लो, ये रहा हमारे काम का, ये है कैट वेक्टर, वो बहुत बाद में आएगा दूसरे वाला। ये जो कैट वेक्टर है, जब भी आज के बाद पूरी फिजिक्स में लेंथ लिखेंगे उस पर ऐसा लगा दो। इसे अदर क्या बोलते थे? 2 लाइंस को मॉड्यूलस। बस ये है नोटेशन लेंथ की। वेक्टर में अब हम एरो की जगह ये नोटेशंस को यूज करेंगे, और लेंथ के लिए बस 2 ऐसे लाइंस लगा दो, इतना ही। कई बार ऐसी डबल लाइंस भी लगाई जाती। हमने जो फिजिक्स में पढ़ा है या जो मैथ में 11 12th में पढ़ते थे, वहां पे ऐसे सिंगल सिंगल लाइन लगा देते थे लेंथ के लिए। अब हम बस ऐसे डबल लाइंस लगा देंगे, इतना ही। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। नॉर्म का मतलब इंग्लिश में होता है लेंथ ही या डिस्टेंस ही, तो बस ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए लिखा और कुछ नहीं। ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कभी भी किसी वेक्टर की, एक वेक्टर गिवन है मुझे a1 a2 a3 अप टू सोन an, उसकी लेंथ निकालना चाहता हूं,
तो कोई गैस कर सकता है क्या आएगी उसकी लेंथ? जैसे 2i कैप, 3j कैप, 4 कैप, k कैप में क्या होता था, कोफिशिएंट का स्क्वायर करते थे ना, सेम यहां पे भी। अच्छा ये कितने डायमेंशनल है? n डायमेंशनल, n एंट्रीज है तो n डायमेंशनल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर, बन गया लेंथ का फॉर्मूला। क्या ही मुश्किल था, हमने जस्ट जनरलाइज कर दिया वही पाइथागोरस थ्योरम को जो आज तक हम पढ़ते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग इसकी लेंथ बताना मुझे, √10 आना चाहिए, तो इजी सा था ना, नोटेशन हमारे लिए जरूरी है। रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज रूट में 10, देखो ऐसा बन रहा है। क्या तुम लोगों ने ऐसा वर्ड सुना आज से पहले, यूनिट वेक्टर? क्या होता है यूनिट वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, लेकिन क्या करता है फिर, अगर उसका मैग्नीट्यूड ही 1 हो गया, क्या फायदा है फिर उसका, डायरेक्शन बता देता वो, ठीक है। तो ये होगा मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है बट डायरेक्शन अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सिस। और हमें एट द एंड ऑफ द डे क्या पढ़ना है, अभी बताया था, एट द एंड ऑफ द डे क्वांटम कंप्यूटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्यूबिट, बताया था ना, जिसपे बेस्ड है पूरे के पूरे क्वांटम कंप्यूटर्स। तो जितने भी क्यूबिट्स हैं, क्यूबिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर्स। और नहीं समझा जा सकता क्यूबिट्स को विदाउट मैथमेटिक्स। मैंने काफी सारी यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी, वैसे भी काफी वीडियोस देखी, 2-3 तो मैंने खुद बनाई है। और आज मैं सच बताता हूं, नहीं समझा जा सकता इस क्यूबिट को या क्वांटम कंप्यूटिंग को विदाउट मैथमेटिक्स। हमारा आज ये 4th लेक्चर है ना, और यही 4 लेक्चर देखना कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला हमारे लिए इस क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी डिफिकल्ट ब्रांच को सीखने के लिए। यहां तक हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। शायद मैंने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करो क्या होता है, स्केलर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो सोच सकते हैं, एक कोई भी स्केलर है, लेटर से ए बिलोंग्स टू, इसका सिंबल याद है, सिंबल का मतलब बिलोंग्स टू, ए को मल्टीप्लाई कर दिया एक वेक्टर से, वेक्टर आता है वेक्टर स्पेस से। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर में क्या होगा, स्केलर या वेक्टर, सोचो। वेक्टर होगा, देखते हैं। लेटर से मैंने एक वेक्टर लिया है u3 4 और मैं निकालना चाह रहा हूं 2u, क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या बन जाएगा 6 और 8। ये क्या चीज है, क्या ये वेक्टर है स्केलर है? ब्रैकेट के अंदर ही है ना, 2 एंट्रीज की 2 एंट्रीज ही है, तो अभी भी वेक्टर ही है। तो अगर किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में क्या आता है, वेक्टर ही आता है, बस ये न्यू वेक्टर होगा कुछ, लेटर से इसका नाम v है। वैसे मैं एक और चीज पे जानना चाहूंगा, और ये वापस इसमें आ रहा है v में। एक और चीज तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी हमारे पास ऐसा लिखो हो ना VR, तो इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर स्पेस। और ये क्या चीज है कि मैं नंबर कहां से ले रहा हूं, रियल लाइंस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी, वेक्टर स्पेस ओवर रियल नंबर्स, मतलब जितने भी नंबर्स की जरूरत पड़ेगी हम रियल से लेने वाले हैं। और फिर उस लिहाज से ये क्या हो जाए, वेक्टर स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो नंबर होंगे वो कॉम्प्लेक्स लेने वाले हैं। जनरल क्वांटम मैकेनिक्स की जो स्टडी होती है वो यहीं से ही नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। मेन कंक्लूजन हमारे पास निकला है, स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर से तो क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। एक बार को वैसे ही मेरे को खुद को एक क्यूरियोसिटी हो रही है, बहुत देर हो गई बोलते बोलते, क्योंकि किसी भी क्यूबिट को ऐसे लिखा जाता है, अभी ये सिंबल बताया था इसका नाम, ऐसा होता है साई, पी साइलेंट कर सकते हो, इज इक्वल टू ऐसा लिखा जाता है 1/√2 0 प्लस 1/√2 1। कहने का साधारण भाषा में क्या मतलब है, ऐसा समझ लो इसको, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जी कैप। वैसे बिल्कुल अलाउड नहीं होता है लिखना, बट अभी तो क्या ही चल रहा है, अपने तो क्लास में कोई रोकेगा थोड़ी हमें। ऐसा, ये चीज समझ आ रही है क्या लिखा, एक्स एक्सिस की तरफ 1/√2 और वाई एक्सिस की तरफ 1/√2।
ये चीज जो है मैं यहां पे तुम्हें बताने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं, ये जो एंट्रीज है, जितनी भी इसके आगे एंट्रीज आने वाली है, ये एंट्रीज कहां से लेने वाले हैं हम फिलहाल के लिए? रियल नंबर से। और जो जनरल स्टडीज होते हैं उसमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था 1/√2 आई कैप प्लस आयोटा बाय √2 जे कैप। वैसे तुम गेस कर सकते हो इस आयोटा लगाते क्या होता? 90 डिग्री रोटेशन। हमें तो इतना पता है जितना हमने मैथमेटिक्स से सीखा था, है ना? बढ़िया। बस ऐसा दिखता है, यही बताना चाह रहा था मैं तुम्हें, क्यूबिट की इक्वेशन यहीं तक हमें पहुंचना है मेनली। किसी भी एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? A1, इसका कुछ और नाम रख देते हैं, लेट अस से C, A1 A2 अप टू सोन AN, ये बन जाएगा CA1 CA2 अप टू सोन CAN। जो मर्जी कर लो, आया क्या है अपने पास? फिर से वेक्टर ही आया है। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर। करा क्या इसने फिर? क्या फायदा हुआ फिर इस स्केलर से मल्टी? अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ये रहा A, और मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या U, अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करेगा? डबल कर देगा उसको, है ना? इसके लिए एक टर्म बताई थी, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, वो लेंथ के बढ़ाने को स्ट्रेचिंग, एक और बताई, याद आया? एक वर्ड बताया था स्केलिंग। क्या होता अगर मैं 1/2 U निकालना चाहता तो? श्रिंक कर देता। एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है, स्क्वीजिंग। सुना ऐसा वर्ड? श्रिंकिंग भी बोल सकते हैं। अगर क्या होता मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता तो फिर तो फ्लिप हो जाता, पीछे आ जाता U, ये रहा -U, है ना? जस्ट इसका फ्लिप हो जाता, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लिपिंग। तो कभी भी किसी स्केलर को किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या हो सकता है? किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो किसी वेक्टर से तो 3 चीजें हो सकती हैं। क्या? बड़ा हो सकता है वेक्टर, छोटा हो सकता है, और फ्लिप हो सकता है। कितने डिग्री से? 180 डिग्री। अगर मुझे 90 डिग्री से घुमाना हुआ तो नहीं कर सकते ना? लिमिटेशन समझ आई थोड़ी सी, कि अगर मुझे 90 डिग्री से, ये है वेक्टर, मुझे यहां लाना है, क्या करना होगा? कर ही नहीं सकते लिमिट उससे, रियल नंबर्स का यूज करके। तो हमें जरूरत पड़ी आयोटा की। और अगर मुझे 60 डिग्री घुमाना हुआ, 30 डिग्री घुमाना हुआ, सारे सॉल्यूशन किए हमने लास्ट टाइम, याद है ऐसी सी चीज? ई की पावर आयोटा π/3 आया था यहाँ पे। अगर π/3 का मतलब क्या होता है? पाई मतलब 180, 180/3 60 डिग्री घुमा देते। तो लेकिन किसकी जरूरत पड़ रही है? आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, वरना नहीं कर पाएंगे हम। तो यहां पे हमें, इसका मतलब अगर हम रियल नंबर यूज करेंगे 3 चीजें हो सकती है, स्केलिंग, स्क्वीजिंग या फिर फ्लिपिंग। लेकिन अगर हमें और किसी एंगल से रोटेट करना है तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी। मुझे पर्सनली सबसे डीप बात यही लगती है अभी तक का जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें। समझ गए? और 3 डायमेंशन पे जाएंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज आने वाला है। क्या तुम लोगों को यूनिट वेक्टर का कोई फॉर्मूला भी पता है? तो अगर यूनिट वेक्टर बनाना पड़ गया तो? सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। याद है वो जैसे ए वेक्टर हमें दिया होता था 2i कैप प्लस 4j कैप। 2 चलना है एक्स एक्सिस में, 4 चलना है वाई एक्सिस में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा रूट में? अब तो डायरेक्ट ही बता सकते हो, 4 और 16 20। और अगर मुझे एक कैप निकालना होता था, ऐसे डिनोट करते थे हम यूनिट वेक्टर को फिजिक्स में, तो क्या बन जाएगा? √2/√20 आई कैप प्लस 4/√20 जे कैप। लेकिन यहां लिखना होगा तो नोटेशन बताओ। यूनिट वेक्टर को तो अभी यूनिट वेक्टर नेम ही लिख देते हैं, ऐसा ही, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखें? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वही कौन सी नोटेशन थी? कैट नोटेशन। ये, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड या लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं? वो डबल लाइन से। याद आया अभी अभी? ऐसा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास एन डायमेंशन भी आ जाए तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमने जनरल फॉर्मूलाज कर लिए इसके। एक छोटा सा ऐसे ही एग्जांपल लिख रहा हूं। एक वेक्टर है ए 3 1, वैसे अभी अभी किया ही था। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, पूरी ध्यान से लिखने की कोशिश करते हैं इसे। इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखें? सबसे पहले तो इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड। ए लिखा है मैंने, ठीक है? क्या बनेगा?
रूट में 10 बन जाएगा। पक्का सभी समझ पा रहे हैं ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए यूनिट वेक्टर का नाम दे देता हूं v। क्या बन जाएगा? वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। अभी तो किया था फॉर्मूला, समझ पा रहे हैं? ये बन जाएगा 3 1 बाय रूट 10 3 1। देखो कुछ मैजिकल दिखाने वाला हूं। ऐसा हो, मैं रूट 10 को अंदर भी भेज सकता हूँ, सॉरी 1 बाय रूट 10 को अंदर भी भेज सकता हूँ। कैसा दिखाई देगा? 3 बाय रूट 10 1 बाय रूट 10। दैट इज द यूनिट वेक्टर। बस इतना ही करना है, यहां तक तो कुछ स्पेशल लगा नहीं है ना। अब देखना, ये वाली चीज मैंने तुम्हें जब लास्ट टाइम बेसिस के बारे में बता रहा था एक वर्ड, तब बताने की कोशिश की थी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 बाय रूट 10 1 0 प्लस 3 बाय रूट 10 0 1, सॉरी 1 बाय रूट 10 0 1। देखना ये दोनों बातें सेम है या अलग अलग है? अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा, 0 से तो 0 ही हो जाएगा। इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, खत्म, और यहां, और फिर दोनों को प्लस करूंगा, सेम चीज बन जाने वाली है। सोच पा रहे हो थोड़ा सा? इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए वैसे ही नाम दे देता हूं, ये भी तो वेक्टर ही है। किसी भी वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं आज के बाद? कॉलम वेक्टर को कौन सी नोटेशन? कैट नोटेशन। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा नाम दे देता हूं, मेरी मर्जी, कैसा भी नाम दे सकते हैं। और दूसरे वाले को नाम दे देता हूं, कहीं देखा सा नहीं लग रहा? कहां देखा? अभी अभी कुछ 2-3 मिनट पहले ही बताया था ना, क्यूबिट को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। यहां मैंने 0 लिखा था, यहां 1 लिखा था, यहां 1 बाय रूट 2, यहां पे भी 1 बाय रूट 2 लिखा था। बस कोफिशिएंट चेंज हो गए, बाकी सेम ही है ना। ये इसलिए मैंने कहा था कि किसी भी क्यूबिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये पढ़ना है हमें और ज्यादा डीप, बट अभी नहीं। ठीक है, अब हमने पढ़ ली स्केलर मल्टीप्लीकेशन, नाउ इट्स टाइम कि वेक्टर एडिशन भी पढ़ लें। दो वेक्टर को ऐड करने के तरीके को क्या बोलते हैं? कोई तरीका भी पता है? कोई फिजिक्स में पढ़ा हो? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, और एक और भी था, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। याद आया थोड़ा थोड़ा सा? वही तो दूसरी टर्म अपने पास आती है, वेक्टर एडिशन। बस सबसे अच्छी बात इसमें होती है, या फिर अच्छी तो क्या ही बोले इसे, इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि हम वेक्टर सेम सेम ही ऐड कर सकते हैं। कैट वेक्टर में कैट वेक्टर ही, और आंसर कुछ ऐसा सा आ जाता है। कैट में कैट ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर ये रहा एक u वेक्टर, ये रहा एक v वेक्टर। क्या मैंने तुम्हें अभी अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि वेक्टर में शिफ्टिंग अलाउड होती है? बताया था। इस वेक्टर की ना तो तुम इसको छोटा बड़ा करो, ना इसको रोटेट करो, शिफ्ट कर दो जहां मर्जी। मैं इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये भी v ही है। और u को भी बस रोटेट नहीं करना, इसकी लेंथ बड़ी छोटी नहीं करनी, रोटेट शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो डायगोनल बना ना अपने पास, ये क्या है? यही है u प्लस v कंबाइंड। इसे ही बोलते हैं वेक्टर एडिशन। अगर मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूं, 3 1 और ये v है फॉर एग्जांपल 2 1 2, ऐसा कुछ। क्या हम u प्लस v निकाल सकते हैं? है तो सिंपल सा है। कितना बन जाएगा? 4 3। बस ये आ गया, इतना सा ही था। लेकिन एक दिक्कत है ना इसमें, अगर मैं ऐसा करता तो 1 2 3, बता सकते हो इस कैट का कितना डायमेंशन है? 3। और दूसरा है 1 2, इसका कितना डायमेंशन है? ये 3 डायमेंशनल कैट है, ये 2 डायमेंशनल कैट है। ऐड नहीं कर सकते ना, 2 से 3 डायमेंशन में नहीं एडिशन हो सकता। तो दो चीजें हम समझे, पहली बात, कैट में कैट ऐड कर सकते हैं, और सेम डायमेंशन होने चाहिए तभी एडिशन पॉसिबल है, वरना नहीं हो सकता। ठीक है, बाय द वे ये जो मैंने लिखा है इसे पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं। बहुत सारी मैंने बातें बता दी हैं एक साथ, ऐसे थ्रो ही करी है लग रहा है इंफॉर्मेशन। तो एक बात मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा, कभी किसी ने वर्ड सुना ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर बड़ा ही मिसलीडिंग सा हो जाएगा फिर से, कितनी एक्सिस। अच्छा ये बताओ, पेन देना, अभी एक ही,
क्या मैं इसको परपेंडिकुलर बना सकता हूं? हाँ ये रहा, एक और दिन इसको इन दोनों के परपेंडिकुलर बना सकता हूं, ये रहा, एक और पेंडल। अब कहां लगाऊं ताकि तीनों के परपेंडिकुलर हो? यहां, ये इसके तो नहीं है, ग्रीन वाले के तो नहीं है। कहां पे? ऐसे? फिर इसके परपेंडिकुलर नहीं है। इस पेन को कहां लगाऊं ताकि परपेंडिकुलर बन जाए? ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, लग ही नहीं सकता। अरे थ्री डायमेंशनल, अरे तुम्हें ये नहीं पता था तुम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में जीतते हो? नहीं हो सकता, ये फोर्थ डायमेंशन में चले जाएंगे। इसका मतलब है परपेंडिकुलर जैसा वर्ड कितने डायमेंशन तक सही है? 3 तक सही है, उसके बाद तो नहीं हो सकता। तो इसलिए एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं विच इज ऑर्थोगोनल। वो 2 के लिए भी होता है, 3 के लिए भी होता है, और हायर डायमेंशन तो है ही। समझ गए? क्या तुम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट जैसा वर्ड सुना कभी? ये भी तुम्हारे ही। हाँ, डॉट प्रोडक्ट जैसा वर्ड सुना है? क्या होता था उसका फॉर्मूला? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, बढ़िया बात। क्या होगा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे? तो एक ये रहा ए, एक ये रहा बी, 90 डिग्री, तो कितना आएगा? ए डॉट बी कॉस 90 कितना होता है? 0। इसका मतलब हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, उसका मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, या उल्टा भी, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। दोनों ही बातें सही हैं, बट फिलहाल के लिए एक टर्म विच इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब अगर हम 2 डायमेंशन पे ही रहें तो क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर। उससे ही समझने की कोशिश करते हैं। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, जैसे मान लो एक ये है ए, ये है बी, परपेंडिकुलर की सबसे अच्छी बात पता क्या होती है? हम ये निकाल सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जब भी ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल आए तो क्या यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम। वो उसमें ये यूज हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये यूज हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम वैलिड ही तब होती है जब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो या परपेंडिकुलर हो। शायद मेरे ख्याल से मैं चीजों को ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, ऐसा मुझे ही लग रहा है। तो साधारण भाषा में एकदम, पाइथागोरस थ्योरम कब लग सकती है? कौन से ट्राइंगल्स में? उसके अलावा भी लग सकती है। अरे तो बड़ा गंभीर सा क्वेश्चन पूछ लिया शायद मैं। इस ट्राइंगल में क्या पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती? कुछ भी करके नहीं लग सकती? कुछ कुछ करके तो लगी जाएगी, है ना? बढ़िया बात थी ये तो। कैसे लगेगी इसमें पाइथागोरस थ्योरम? इसमें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा फिर लग जाएगी, है ना? लेकिन अगर ऐसी सी हमें दिखाई दे रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर, ये चीज तभी पॉसिबल है अगर इसमें मैं यूज करने जाऊंगा ना, तो मेरे इसमें फॉर्मूला में cos थीटा sin थीटा भी आ जाएंगे। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ट्राइंगल राइट एंगल, और राइट एंगल में कैसा एंगल होता है? 90 डिग्री। बस इतनी सी बात थी। लेकिन अगर हम अपनी वाली नोटेशन पे आ जाएं तो ऐसा कुछ लिखा जाता है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? कहीं मैं अकेले मजे ले रहा हूं? कुछ पूछ सकते हो, अभी तक बहुत सारी चीजें बता दी। वैसे तो ज्यादातर 11 12th वाली ही थी, बस मैंने नोटेशन बदल दी, कैट नोटेशन आ गई, है ना? उसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऑर्थोगोनल क्यों ही वर्ड रखा, परपेंडिकुलर क्यों ही यूज नहीं किया? पुराने वाला ही रीजन समझ गए? परपेंडिकुलर तो नहीं बात कर सकते ना 4 डायमेंशंस में, 5 डायमेंशंस में, ये वर्ड यूज हो सकता। ऑर्थोगोनल। किसी पे कोई क्वेश्चन? ठीक है, एंड वापस लेके आते हैं वो दूसरे वाले वेक्टर को। तो मल्टीप्लाइंग a bra vector with a cat, और इसका नाम हमारे पास होगा इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। कितना आसान सा होता था ना डॉट प्रोडक्ट लेना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, खत्म। 3 डायमेंशन तक कितनी बढ़िया सी जिंदगी हुआ करती थी, अब थोड़े से खराब होने वाली है।
मतलब मुश्किल तो नहीं ही। किसी भी कैट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, कॉलम या रो? कॉलम, A1 A2 A3। अभी के लिए मैं ये वर्ड 3 डायमेंशन की ही बात करने वाला। जब भी हमारे पास ऐसा वेक्टर आएगा, ब्रा वेक्टर, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम किस में चेंज हो जाएगी, रो, इतना ही फर्क है। अच्छा, एक एक और थोड़ी सी डीप चीज बताना चाहूंगा। मैथमेटिक्स पसंद है तो पसंद आएगी, वरना भूल जाना इस चीज को कि मैंने कभी बताई हुई थी। एक वर्ड होता है फंक्शन, सुना है किसी ने? क्या मतलब होता है इस फंक्शन वर्ड का? मैथ वाले तो बता ही देंगे। रिलेशन पे कोई वो रहता है, हाँ, रिलेशन होता है दोनों एक सेट। अरे नहीं, उतना भी डीप नहीं, रिलेशन फंक्शन वाला नहीं, सिंपल फंक्शन। वो ऐसे सा लिखते थे क्या ऐसा? बिल्कुल सही। लास्ट टाइम वो मैंने वो मशीन वाली एनालॉजी बताई थी ना, कि एक मशीन है, उसमें ये है मशीन फंक्शन, तुम इसमें एक्स डालोगे तो आंसर निकलेगा समथिंग, साइन ऑफ एक्स, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का फंक्शन यहां पे है। तुम यहां पे डालोगे 30 डिग्री और यहां से निकलेगा कितना होता है साइन 30, 1/2 बाहर आ जाएगा। 30 डिग्री डाला और 1/2 निकला, ये फंक्शन होता है। एक वर्ड अपने पास आता है लीनियर फंक्शनल। घबराना नहीं है वर्ड सुन के। लीनियर का मतलब, लास्ट टाइम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी ना, लगभग वैसा सही है, कुछ अलग नहीं है। कि इसका मतलब क्या होता है लीनियर फंक्शनल का मतलब, ऐसे समझो कि एक अलग दुनिया होती है। एक दुनिया है जिसमें ये वेक्टर्स रहते हैं, कैट वेक्टर्स, हमारे जैसी दुनिया, ऐसा समझ सकते हो। इसका ये पैरेलल यूनिवर्स, एक दूसरी दुनिया होती है जिसमें ये वेक्टर्स रहते हैं। बस दो दुनिया है। ये जो वेक्टर है ना, ये अकेला कुछ नहीं करता। ये जो है इसे ही हम नाम दे रहे हैं लीनियर फंक्शनल। ऐसा समझ लो कि एफ, इसका खुद का क्या मतलब है, एफ और ये ब्रैकेट, जीरो मीनिंग है इसका, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। कब मतलब बनता है इसका, जब यहां पे क्या है, एक्स, तब बनेगा इसका कुछ मतलब। सेम यहां पे भी, ये जो हमारे पास वेक्टर है, ये इसका खुद का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जब ये एक्ट करेगा इस कैट पे, तब इसका मतलब बन जाएगा। इसको कंबाइन ऐसे भी लिखते हैं, एक बार लाइन। और यही हमारे पास है वो डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लिखते थे ना A.B, ये है वो। एक अलग दुनिया से हम वेक्टर लेके आए हैं जिसे हम लीनियर फंक्शनल बोल रहे हैं, एक फंक्शन की तरह ही है, बस वो एक्ट तब करेगा, मतलब उसका काम तब होगा जब वो किसी कैट पे वर्क करने वाला है, वरना उसका कोई काम नहीं है। जैसे फंक्शन, फंक्शन का खुद में मान लो मैंने यहां पे सिर्फ एक मशीन रख दी, तो क्या मतलब है इस मशीन का, या साइन, इसका मतलब बताना। ये क्या लिखा मैंने, कुछ मतलब ही नहीं है इसका। इसका मतलब क्या है, जीरो मीनिंग है, जब तक इसके बीच में हम कोई वैल्यू ना डाल दें, यहां पे कोई वैल्यू ना डाल दें। और कोई फंक्शन बताना जो सुना हो, बहुत दूर चलेगा ना, कॉस ई की पावर में कुछ नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक, ये भी तो हो सकता है। इसका क्या मतलब है, ये तो एक सिंपल सा ऑपरेटर है, तुम यहां पे कुछ रखोगे तभी तो इसका कुछ मतलब होगा, खुद से इनके मतलब नहीं होते हैं, समझ गए? वैसा ही ये जो वेक्टर है ना हमारे पास, इसका यूज आएगा जब तुम इसके आगे कैट वेक्टर लगा दोगे। जैसे इसके आगे कैट वेक्टर लगाओगे, ये हमारे पास मिलके ब्रैकेट बन जाए। ऐसा वर्ड इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, अजीब सा, ठीक है, कंबाइन वर्ड। और ये हमारे पास जो चीज आई है, इसका नाम हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखना रह गया था यहां पे। और या फिर इसका आज के बाद हम नाम बोलने वाले हैं इनर प्रोडक्ट। फिर से, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं रखा, इनर प्रोडक्ट क्यों रखा? डॉट प्रोडक्ट हम 3 डायमेंशन तक यूज करते थे, इनर प्रोडक्ट का मतलब होता है जितने मर्जी डायमेंशन, जितने इच्छा उतने लेके आ जाओ। क्या तुम लोग एक छोटी सी चीज करके दिखा सकते हो? एक यू है हमारे पास, A1 A2 A3, और एक इसी का ही कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर है A1 A2 A3। क्या इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? आती ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, बस मल्टीप्लाई तो करना, क्या ही।
ये बन जाएगा, पहले इस वाले को रखते हैं और फिर इस वेक्टर को रखेंगे। कैसे करते थे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? रो बाय कॉलम होता था ना, इसको इससे मल्टीप्लाई, A1 को A1 से क्या बन जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, लेकिन एक सेकंड, ऐसा अगर मैं वेक्टर लिखता अपने वही पुराने वाला एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर मैं ए डॉट ए करूं, बताना आंसर कितना है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आई डॉट आई 1 होता था और आई डॉट जे 0 हुआ करता था? उस हिसाब से एक्स को एक्स से ही करना होगा, कितना होगा एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से ही करना होगा और जेड को जेड से ही करना होगा, तो क्या है इन दोनों में फर्क? आंसर में 0 फर्क है। समझ गए? इसमें और इसमें बिल्कुल 0 फर्क है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। वो हायर डायमेंशन तक भी जा सकता है, इसलिए उसका नाम बदल दिया, बस इनर प्रोडक्ट नाम रख दिया, और कोई भी डिफरेंस नहीं था इसमें ऐसा कुछ खास। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट? अगर मैं तुम्हें हायर डायमेंशन के बारे में बोलता तो अब वो भी निकाला जा सकता था। ये टास्क तुम लोगों का है। अगर एक मेरे पास वेक्टर है ऐसा कुछ A1 A2 अप टू सोन AN, और दूसरा वेक्टर है मैं भी दूसरे डायमेंशन में चला गया हूं शायद, और ये B वेक्टर है, और अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है कोई बता सकता है क्या फर्क है ये और जो तुमने 12th में पढ़ा हो? डायमेंशन का, एन डायमेंशन तक भी हो सकती चीजें, और नोटेशंस का, इसके अलावा बाकी तो सेम ही है ना, वही चीजें तो बार बार आ रही है, और मैं तुम्हें कंपेयर भी करके दिखा रहा हूं आई जे के से बार बार, है ना, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है ज्यादा इसमें। तो इनर प्रोडक्ट का मतलब समझ आया, डॉट प्रोडक्ट ही होता, इसका करा क्या बना, वही तो आसान सा ही है, क्या बनेगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस AN B, ऐसा कर दो जितना मर्जी। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े तो हमारे पास, अगर मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था लेंथ कैसे निकालते हैं वेक्टर की, अगर ऐसे दिया हुआ तो A1 A2 AN, इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट का यूज करके लेंथ निकालनी हो तो वो भी निकाली जा सकती है, वो देखते हैं कैसे। ए दे रखा है, अगर मुझे इसका ही रिवर्स, वो दूसरे जो दुनिया में वेक्टर रहता है वो निकालना हो तो इसका ही कोरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर क्या बन जाएगा, बस एक कॉलम है ना, इसको किस में चेंज कर दो, रो में, A1 A2 अप टू सोन AN। जरा बताना इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। जरा सोच समझ के ध्यान से बताना इसमें और इसमें क्या फर्क है, रूट का ही तो फर्क है ना। तो ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये चीज यहां पे और इसके ऊपर रूट लगा दिया है ना, इसको क्या बोलते थे, ये जो लाइन लगाई थी अभी नाम बताए थे कि वो फैंसी सा नॉर्म, नॉर्म मतलब लेंथ, ठीक है, इसका क्या नाम बताया था, वो फैंसी वाला इनर प्रोडक्ट, एंड दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला लीनियर अलजेब्रा का, इनर प्रोडक्ट और नॉर्म में रिलेशन। अब मैंने तुम्हें काफी बार बता दिया है कि सेट क्या होता है, स्पेस क्या होता है, बहुत बार अब एक्सप्लेन कर दिया है। अगर मेरे पास कभी भी एक सेट है, उसकी मैं दो कंडीशंस फुलफिल करा लूं, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्या बोलेंगे उसको, वेक्टर स्पेस, है ना, वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर एडिशन करा लो, ठीक बढ़िया। मैंने ना एक और कंडीशन लगा दी, तो वेक्टर स्पेस एक स्पेस का एक छोटा वर्जन होता है, उसको बोलते हैं आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस।
अभी तो करा वो मैंने, इनर प्रोडक्ट। ऐसा स्पेस जिसके अंदर एक और चीज आ गई, एक तो वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, और एक इनर प्रोडक्ट भी आ गया। मैंने एक और कंडीशन लगा दी और इसको बोल दिया एन एस, नॉर्म्ड स्पेस। ये नॉर्म कराया ना अभी अभी, इसका मतलब क्या क्या बना, तीन चीजें आ गई, सॉरी चार चीजें आ गई ना, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और इनर प्रोडक्ट। नॉर्म भी आ गया, नॉर्म मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर। चार चीजें आ गई, इसका नवा नाम दे दिया। पांचवी मैंने एक और कंडीशन लगा दी, उसको नाम दे दिया आर एस, राजन स्पेस। बना नहीं है, बना देंगे कभी फ्यूचर में, जस्ट वैसे ही बता रहा हूं। ऐसे एक और कंडीशन डाल दी यहां पे, समझ गए होंगे ना मैं क्या नाम लिखने वाला हूं, वीएस, वीना स्पेस। वैसा भी कुछ भी मतलब कर सकते थे ऐसे। इन जनरल मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि एक सेट लो, उस पर कुछ कंडीशंस लगाओ, तो एक न्यू तरह का स्पेस बनाया जा सकता है। तुम सोचोगे ऐसे तो हम ही घर बैठ के 10-15 बना देंगे, है ना, यूज भी तो आने चाहिए, सही बात नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक पोलिनोमियल स्पेस की बात बताता हूं। वैसे पोलिनोमियल कैसे दिखाई देते हैं, अरे पोलिनोमियल तो देखे ही होंगे तुम लोगों ने, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, क्या इतना सही होता है? इसको क्या बोलते हैं तो ऊपर पावर लिखी होती है, डिग्री बोलते हैं ना, एन डिग्री भी तो हो सकती है ना, ठीक है। तो ए एक्स की पावर एन या ए एन एक्स की पावर एन, ए माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, अप टू सोन ए वन एक्स की पावर वन, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, एन डिग्री का। अगर मैंने बोल दिया पोलिनोमियल स्पेस, तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात क्या है, पोलिनोमियल से तो मिलेंगे। अजीब लगा सुन के, अगर कोई पोलिनोमियल स्पेस है तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके अंदर पोलिनोमियल मिलेंगे। अगर कोई फंक्शनल स्पेस हुआ तो फंक्शन मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ पाए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात हुई। अजीब बात क्या हुई, इसके अंदर सिर्फ पोलिनोमियल्स मिलने चाहिए थे, लेकिन तुम्हें पता है मैंने लास्ट टाइम एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला कराया था, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सोन। ध्यान से समझना, बड़ी वियर्ड सी चीज होने वाली है। ये राइट साइड पे क्या लिखा है, एक पोलिनोमियल ही तो है, एक्स की पावर आ रही है, जरूरी नहीं एन तक जाना चाहिए, इंफिनिटी तक भी। राइट साइड पे है एक पोलिनोमियल, लेकिन लेफ्ट साइड पे है एक इररेशनल नंबर। ये तो नहीं मिलना चाहिए था हमें यहां पे। वैसे ये भी एक स्पेशल टाइप का इररेशनल नंबर है, इसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नंबर। सुने ऐसा वर्ड, मेरे को खुद ही बोलते हुए मुंह में अटक गया थोड़ा सा। ट्रांसेंडेंटल, मत सोचो कुछ अजीब, मतलब इररेशनल ही है ये नहीं मिलने चाहिए थे यहां पे, ठीक है। और सुनो, अगर साइन थीटा मैं लिखूंगा तो उसकी एक्सपेंशन बताई थी, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 5/5 अप टू सो ऑन। ऐसी कुछ एक्सपेंशन मैंने लास्ट टाइम बताई थी। लेकिन फिर से ये क्या है, और लेफ्ट साइड पे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। तो ये तो दिक्कत हो गई ना। ये पॉलिनोमियल स्पेस के अंदर ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक मिलने चाहिए थे, ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलने चाहिए थे। यहां पे आ गई दिक्कत। ऐसा ही यहां भी होता है, ये जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए एक और स्पेशल टाइप का हमें स्पेस पढ़ना होगा जिसपे क्वांटम मैकेनिक्स पूरी बेस्ड है, उसका नाम है हिल्बर्ट स्पेस। मतलब जिस दिन तुमने इसको समझ लिया और तुम में कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हिल्बर्ट स्पेस होता क्या है, बताऊंगा, आ जाएगा कॉन्फिडेंस, तो तुम किसी एमएससी वाले से भी बात कर सकते हो, मेरे को ये चीज आती है, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ आता, मेरे को भी नहीं आया था इसलिए बोल रहा हूँ। तब नहीं आया था, शायद अब किसी ऐसे से मिल जाओ जो तुम्हें सिखा जाए, वो अलग बात है। बट ये जो हिल्बर्ट स्पेस होता है बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे जो इसके अंदर एलिमेंट है तुम ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वही वापस मिलेगा। मतलब कहने का है, हिल्बर्ट स्पेस मान लो ये डिब्बा है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, तुमने दो एलिमेंट लिए, रैंडम कोई भी एलिमेंट, तुमने इन्हें प्लस करा, आंसर पता कहां आएगा, इसके अंदर ही। तुम दो नंबर्स को, जैसे मैं रियल नंबर लाइन का एग्जांपल लेता हूं, ये रही रियल नंबर लाइन, ये है 0, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। किसी भी कोई भी दो रैंडम रियल नंबर बताना, अच्छा कोई भी दो, 2 और +2 और -2 करना, इसको सॉल्व ऐड करना, 0 कहां आएगा,
नंबर लाइन पे तो है। ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिनको ऐड करें और वो नंबर लाइन पे ना आए। कोई शांत क्यों हो गए, कुछ तो सोचो। कोई ऐसे दो नंबर जिसको ऐड कर, कोई ऐसे दो रियल नंबर जिनको ऐड करा और वो रियल लाइन पे ना आए। √2 बोल सकते हो, लेकिन वो भी उस पे ही आता है ना, नहीं है ना। इसका मतलब ये जो रियल नंबर लाइन, ये जो आर है ना, इसमें कोई भी दो नंबर लो, ऐड करो, वापिस यही आ जाओगे। लेकिन अगर मैंने बोल दिया 2 आयोटा, तो फिर वो तो आगे चले गए ना, हायर डायमेंशंस में चले गए, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में चले गए। ऐसे ही सेम होना चाहिए था पॉलिनोमियल्स के साथ भी। पॉलिनोमियल्स में दो पॉलिनोमियल लो, उसको ऐड कर दो, आंसर क्या आना चाहिए था? पॉलिनोमियल ही। फंक्शनल स्पेस में भी ऐसे दो फंक्शन लो, ऐड कर दो, आंसर क्या आना चाहिए? फंक्शन ही। नहीं आ रहा ना, है ना। ऐसे स्पेसेस जिसमें एलिमेंट्स को ऐड करो और वापस वहां नहीं जा रहे, उन्हें बोलते हैं इनकम्प्लीट स्पेसिस। बाय द वे, जो हिल्बर्ट स्पेस होता है ये कंप्लीट होता है। एक पार्टिकल, अच्छा मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, मेरे हाथ में है इलेक्ट्रॉन, मैंने इस रूम में छोड़ दिया, कहां जाएगा? कहीं भी जा सकते। कितनी पॉसिबल पोजीशन हो सकती है? वैसे पोजीशन की जगह मुझे वर्ड यूज करना चाहिए, बताया था स्टेट। किस स्टेट में जाएगा? कहीं भी जा सकता। और कितनी स्टेट पॉसिबल है? इनफाइनाइट। मान लो मैं स्टेट का नाम दे रहा हूं 1 2 3 4 5, ऐसे इनफाइनाइट स्टेट तक जाता जा रहा है। लेकिन इनफाइनाइट चीजों को ऐड करो तो गड़बड़ होती है, अभी बताया था, है ना। इनफाइनाइट टर्म्स को मैंने ऐड करा तो हम पॉलिनोमियल स्पेस से ही बाहर निकल गए थे। ऐसी चीजें नहीं होने देनी थी हमें, इसलिए हमने एक न्यू टाइप का, मतलब हिल्बर्ट ने एक न्यू टाइप का स्पेस इंट्रोड्यूस किया, खुद के नाम से ही ऑब्वियसली, हिल्बर्ट स्पेस। तुम इनफाइनाइट चीजों को भी प्लस कर दो, वापस कहां आ जाओगे? अगर तुम हिल्बर्ट स्पेस से इनफाइनाइट एलिमेंट लो या एक ही चीज लो, उसको इनफाइनाइट बार ऐड करते रहो, वापस कहां आओगे? हिल्बर्ट स्पेस में। इन टाइप के स्पेस को कंप्लीट स्पेस भी बोलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं इसे हिल्बर्ट। जब इन्होंने बात है जब क्वांटम मैकेनिक्स बन रही थी, तुम लोगों ने हाइजनबर्ग का नाम सुना, तुम लोगों ने श्रोडिंगर का नाम मेरे से ही सुना होगा, वो तो ऑब्वियसली, और नील्स बोहर का नाम सुना है। हाँ, और किसका नाम? पोल डिराक, ये जो मैंने डिराक बताया इनका नाम नहीं सुना था तुमने, है ना। ठीक है, मतलब ये लोगों का दौर था। आइंस्टाइन का नाम ऑब्वियसली सुना है, ये सारों का दौर था। 1920s के आसपास की बात बता रहा हूं, इससे थोड़ी सी पीछे आगे की। तो ये जो हिल्बर्ट थे ना, इन्होंने बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ये भाई साहब ने आइंस्टाइन की थ्योरी उससे पहले सॉल्व कर ली थी। मतलब आइंस्टाइन और इसमें टक्कर हो गई थी। शायद तुमने स्टोरी पहले सुनी होगी, नहीं सुनी तो बताता हूँ। ये हिल्बर्ट जो थे, बहुत ही ज्यादा बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी उससे पहले सॉल्व कर ली। दिक्कत पता क्या थी? ये थे मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स बोल नहीं सकती, उसको बुलवाने का काम फिजिक्स वाले करते हैं। बहुत डीप बात बोली है मैंने। इक्वेशंस नहीं बोल सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने ये लिख दूं, इसका मतलब क्या है? मैथमेटिशियंस ने ये मान लो इक्वेशन लिख दी और इसका मतलब नहीं बताया, बस कोई मतलब ही नहीं। मतलब बताने का काम फिजिक्स वालों का होता है। और वैसी ही कुछ लड़ाई हो गई हिल्बर्ट में और इसमें। आइंस्टाइन गए कुछ दिन के लिए रहने के लिए हिल्बर्ट के घर में, और उन्होंने आइडिया को डिस्कस किया आइंस्टाइन ने कि मैं ये सोच रहा हूँ ऐसी रिलेटिविटी होती होगी, हमारा पूरा यूनिवर्स जो है उसमें एक फैब्रिक होता होगा, मतलब और भी बहुत सारी चीजें, मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ। आइंस्टाइन आ गए घर। अब एक रैंडम फिर एक दिन उसके घर चले गए हिल्बर्ट के, देखा उसने अपने पूरे ये जो ग्लासेस है ना, जैसे हमारे भी ग्लासेस लगे शीशे, उस पे उसने पूरी थ्योरी अपनी दीवारों पे सॉल्व कर रखी। तो आइंस्टाइन ने पूछा, ये तो मेरा आइडिया था, तू क्यों सॉल्व कर रहा है? तो उसने कहा हिल्बर्ट ने कि तुम फिजिसिस्ट हो, फिजिक्स वाले हो, तुम्हारे बस की मैथ नहीं है, मैं कर दूंगा। तो अब इनमें वॉर छिड़ गई। आइंस्टाइन कहता मेरा आइडिया करके तो मैं ही रहूंगा। इन दोनों में वॉर छिड़ गई। तुम बिलीव नहीं करोगे, एक दिन का गैप था सिर्फ आइंस्टाइन और हिल्बर्ट में। जो हिल्बर्ट थे ये, इन्होंने भी सॉल्व कर दिया आइंस्टाइन की, इन्होंने पहले कर दी और आइंस्टाइन ने एक दिन बाद करी। बस दिक्कत मैंने बताया ही, इन्होंने इक्वेशन तो सॉल्व कर दी, लेकिन वो इक्वेशन वो नहीं बता पा रही थी जो एक्चुअल यूनिवर्स जैसे वर्क करता है। थोड़ी सी उसमें एरर्स थे जो आइंस्टाइन ने पकड़े और उसको ढंग से सॉल्व कर दिया। यही हिल्बर्ट फिर घुसे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ, वहां तो बनी नहीं बात जनरल रिलेटिविटी की तरफ। इन्होंने बताया कि हिल्बर्ट स्पेस जैसी चीजें होती हैं। बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट सामने बैठे हुए, पूरा इन्होंने अपना 1-1.5 घंटे का लेक्चर दिया इसी हिल्बर्ट स्पेस पे। और एंड में एक इंसान थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा,
व्हाट इज हिल्बर्ट स्पेस? नहीं समझ आया, जोक था। मतलब इतना सारा उसने हिल्बर्ट स्पेस के बारे में बताया, एट द एंड फिर भी एक इंसान ने पूछा कि ये तो बता हिल्बर्ट स्पेस होता क्या। इतना सब बताने के बाद भी तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ये। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया ना कि एमएससी स्टूडेंट के सामने जाओगे तब भी तुम ऐसा हो सकते हो कि मेरे को हिल्बर्ट स्पेस के बारे में पता है, क्योंकि उस समय के साइंटिस्ट तक को भी समझ नहीं आया कि इसका पहली बात तो यूज क्या है, और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसी पे बेस्ड बाद में साइंटिस्ट को जब धीरे धीरे समझ आनी स्टार्ट हुई तो इसी पे बेस्ड पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स बनी हुई है। उतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा समझे इसके पीछे की बैकग्राउंड कहानी। ये इंसान बढ़िया है। इस इंसान ने ना एक समय पे 25 प्रॉब्लम दी मैथ की। एक समय में ऐसे एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी पहले के समय में ना, साइंटिस्ट को हीरो की तरह माना जाता था, सेलिब्रिटी की तरह। उस समय पे इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने ना 25 प्रॉब्लम दी जिसमें से मैक्सिमम सॉल्व हो गई, बची 8। 8 में से एक नहीं, 9। 9 में से 2 रिसेंटली सॉल्व हुई, और वो 9 पे प्राइज है $1,000,000 का। $1,000,000 मिलेंगे अगर तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो। इसी भाई ने टोटल कितनी बोली मैंने, 25 नहीं 21 प्रॉब्लम्स, 21 प्रॉब्लम्स दी इसने, जिसमें से धीरे धीरे करके सारी सॉल्व हो गई। लेकिन जो लास्ट की 9 थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें से 7 आज भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। जो भी सॉल्व करता उसको $1,000,000 मिलते। अब 9 में से एक इंसान ने की, जो एक इंसान थे रशिया के, बहुत डिफिकल्ट सी प्रॉब्लम थी, उन्होंने सॉल्व की। अब $1,000,000 मिलता और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता। सब कुछ ठुकरा दिया उसने कहा मैंने ऐसे ही सॉल्व किया, पैसों के लिए नहीं। चला गया। और अभी रिसेंटली देखा जब गलियों में घूम रहे थे वो इंसान, मैंने रिसेंटली पिक्चर अभी शेयर भी की थी अपने ट्विटर पर। ऐसे ही गलियों में एक छोटा सा वो शॉर्ट्स पहन के और ऐसे घूम रहा वो इंसान, जबकि वो इतना डिजर्व करता, इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। $1,000,000 तो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा डिजर्व करता था उसके अलावा। बट बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। तुम ऐसा मत करना, ले लेना पैसे, अंग्रेजों ने भी बहुत लिए। मेरे को दे देना, मैंने बताया था, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। बट ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये जो हिल्बर्ट है ना, इसने इतना डीप जाके हर ब्रांच ऑफ स्टडी में, हम नहीं सुनते क्योंकि ये पीएचडी लेवल तक का इंसान है, तभी समझ आता है जब हम बेसिक पढ़ लेते हैं। लेकिन ये हर जगह पर घुसा हुआ है। जैसे न्यूटन है ना, थोड़ा थोड़ा हर जगह पर घुसा है। ये मैथमेटिक्स में तुम अलजेब्रा हो गया या फिर ज्योमेट्री हो गई या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैलकुलस बोलते हैं ना, तो कैलकुलस की दुनिया में चले जाओ, हर जगह पे ये घुसा हुआ आदमी। इतना ज्यादा खतरनाक है। चल थोड़ा सा रह गया, उसे खत्म करते हैं जल्दी से। फिर से अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि एक ये फॉर्मूला अपने पास तैयार हुआ है, रूट में दिस, है ना। अगर क्या होगा, हम एक यूनिट वेक्टर की बात कर रहे होंगे तो कोई बता सकता? यूनिट वेक्टर होगा तो उसका यूनिट इनर प्रोडक्ट कितना होगा? गेस करके बताओ, बता सकते हो मेरे ख्याल से। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, और इसे क्या कहते हैं? इस पूरे, यही तो है वो मैग्नीट्यूड। ये कितना हो जाएगा? 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही तो रहेगा। तो अगर कभी भी आज के बाद हमें यूनिट वेक्टर दिखाई दिया तो उसका इनर प्रोडक्ट कितना होता है? 1। आइडेंटिफिकेशन बन गई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं बता रहा हूं। यूनिट प्रोडक्ट नहीं, यूनिट वेक्टर, उसका इनर प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है। एक ऐसी ही ऑर्थोगोनैलिटी की भी कंडीशन हमें निकालनी थी, वो भी निकालने की कोशिश करते हैं। 2-3 डायमेंशन में तो मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया कि अगर 2 डायमेंशन की बात करेंगे, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। ऐसे ही हायर डायमेंशन में भी होगा। 2 वेक्टर्स A and B are orthogonal if and, ओए ये सिंबल पता था आज के वाले किसी को? इफ एंड ओनली इफ शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, IFF। नहीं पता था तो आज सीख लो, तुम्हारे काम आ जाएगा जल्दी जल्दी लिखने में। इफ एंड ओनली इफ इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो कितना हो जाए? 0। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आ गया, सॉरी इनर प्रोडक्ट आ गया 0, तो वो है ऑर्थोगोनल। साधारण भाषा में 3 डायमेंशन तक ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे अगर इनर प्रोडक्ट 0 होगा। एक्सप्लेनेशन भी सुन ही लेते हैं, छोटी सी है। चलो देखो, अगर मान लो हमारे पास कभी भी एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है A + B,
और उसका हम निकाल रहे हैं नॉर्म का स्क्वायर। किसके इक्वल होगा? अभी अभी बताया था, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अरे यूनिट वेक्टर नहीं है ये। इस फॉर्मूला से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो इनर प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब ऐसा लिखा जा सकता है ए प्लस बी, और यहां भी ए प्लस बी, ऐसा कुछ। कहने का मतलब किसी भी ब्रा वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? A1, या वैसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A1 प्लस B1 का स्क्वायर प्लस A2 प्लस B2 का स्क्वायर। थोड़ा सा ओपन करने की इसको कोशिश करेंगे। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 2A1 B1 प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2A2 B2, which comes out to be A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, 2 कॉमन A1 B1 प्लस A2 B2। अब बताना है ये, यहां से तुम लोगों का काम। हाँ, कहां पे गलत लिखा? यहाँ पे, यहाँ पे नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, ऐसे लिखना ऐसे ही होता है। ये जो ए होता है ना, इसका कोरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर यहां लिखते हैं, समझ गए? जब हम बोलते हैं तो इन दोनों के बीच, इन दोनों को ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब ये कैट वेक्टर और इसके ब्रा वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाए। ऐसे नोटेशन होती है, ठीक है? बोलने का मतलब होता है दिस इज कोरस्पॉन्डिंग ब्रा वेक्टर ऑफ ए। बी का भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। क्या तुम लोगों ने ऐसा, कोई ऐसा है जो वीडियोस भी देखता है इंस्टाग्राम पे, या यहीं देख रहे हो बस? किसी ने कोई एक आध वीडियो कभी देखी हो मेरी? उसमें मैं ऐसा वर्ड यूज करता हूं कि इलेक्ट्रॉन कई सारी पोजीशन पर रह सकता है जब तक हम उसे मेजर ना कर लें। जैसे ही मेजर करेंगे वो एक ही स्टेट में गिर जाता है। सुना ऐसा ऐसा कभी? चल आगे जाके बताते हैं। मैं ये तो पता लगा वीडियो नहीं देख रहे हो बेटे। ठीक है ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि वो आ, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, ऐसा ऐसा वाला हो रहा है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलो, और अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर तुम लोगों ने ये बता दिया तो मतलब सारी चीजें समझ आ गई। चलो बताओ ये क्या चीज है? ये सोचना, दिमाग लगाना। मैग्नीट्यूड जैसा है ना? क्या मैग्नीट्यूड या नॉर्म बोल सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या है? ये भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम नॉर्म का स्क्वायर है। और फिर ये क्या चीज बनी? ये वैसा नहीं लग रहा है ना, A1 B1 A2 B2? ये क्या है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो अब शायद समझ आ जाए। ये ऐसा कुछ है, B1 B2। ये क्या चीज होती है? ये है ए, और ये क्या है? ये तो इनर प्रोडक्ट है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इनर प्रोडक्ट। लेकिन अभी अभी देखना, एक पेज पलट के मैंने तुम्हें लिखवाया था ऑर्थोगोनैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा तो नहीं दिखा था, देखना अभी अभी लिखवाया था। ऑर्थोगोनैलिटी ऐसा हुआ करता था, देखना जरा। इनर जो मैंने अभी तुम्हें ऑर्थोगोनैलिटी कराया है वो ऐसा दिख रहा है क्या, या वैसा? देखो दोनों में से कैसा दिखाई दे रहा है। वही जस्ट अभी पिछले ही पेज पे वो पाइथागोरस थ्योरम के आसपास ऐसा फॉर्मूला दिख रहा होगा। इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? ये आ रहा ना, ये वाली चीज, वो 2 0 कहां है? ओए 0 नहीं आई, ये है, राइटिंग में दिक्कत है, ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं ऑर्थोगोनल कब बोल सकता हूं? जब ये पार्ट ना हो मतलब 0 हो जाए। तो आज के बाद ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन निकल गई हमारे पास। ऑर्थोगोनैलिटी 3 डायमेंशन मतलब परपेंडिकुलर। कभी भी किसी दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट हुआ 0 तो उसको क्या बोल लेंगे? इनर प्रोडक्ट 0 हुआ तो उसको बोल देंगे ऑर्थोगोनैलिटी। और इनर प्रोडक्ट 1 हुआ तो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए वैसे दो चीजें होनी चाहिए, देखो एक चीज बताओ,
यूनिट वेक्टर या फिर अपने पास दो चीजें आ गई, एक को हम बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब दो वेक्टर जिनके बीच का इनर प्रोडक्ट 1 आ जाए, और एक होता है ऑर्थोगोनैलिटी, मतलब दो वेक्टर के बीच का इनर प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0। वेरी इंपॉर्टेंट। बस एक फाइनल चीज बताता हूं, रैप अप करते हैं यहां पे, ठीक है। डन, यहां तक लिख लिया। देखो, अगर कभी भी कोई वेक्टर हमारे पास, अगर मान लो दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी, अगर मान लो इसका इनर प्रोडक्ट, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट आपस में आ रहा है 0, अभी अभी बताया, तो इनको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगर इस वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट आ रहा है 1, तो इसको क्या बोलेंगे, यहां से नॉर्मलाइजेशन, या फिर इसको यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इनके लिए, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स। ऑर्थो नॉर्मल समझ गए, मतलब ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मल भी है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब इनर प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, ऑर्थोगोनल का मतलब 0 आना चाहिए अलग अलग में। जैसे अगर मान लो मैंने ये दो एग्जांपल्स लिखे हैं, क्या तुम इसको चेक कर सकते हो एक बार, यही दो कंडीशंस को? अभी मेरे ख्याल से तुम लोग कर लोगे। इसको चेक करना, 0 0 को, और 0 वैसे ही नाम दिया है, ठीक है। इसको चेक कर, या इसको, अभी कंफ्यूज ही हो जाओगे तो मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं। पिछले वाला ज्यादा सही था क्या? चलो ठीक है, आप यही रखते हैं, आगे जाके यही यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही नाम दे दिया इसका। एक को यू, एक को वी भी दे सकता था, बट अब मेरे ख्याल से ये सही है। एक अपवर्ड एरो, एक डाउनवर्ड एरो। वो याद है कि तुम्हें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड। थोड़ा यहां से मैच कर पा रहे हो? इसका यूज करेंगे हम वहां पे। इसको यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन के अपवर्ड स्पिन के लिए, इसको डाउनवर्ड स्पिन के लिए। जरा इनको, इसका इनर प्रोडक्ट निकालो। इसका अगर मैं निकालना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कुछ इस तरीके से। ये रो वेक्टर कॉलम वेक्टर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? 0 आने का मतलब ऑर्थोगोनल। ये दो वेक्टर्स आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब 2 डायमेंशन पे है तो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये निकालना है एक बार, अभी कितना आएगा ये, इस बार तो 1 आ रहा है खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। ऐसे वेक्टर्स जो कि ऑर्थो नॉर्मल हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, आपस में ये ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है, लेकिन खुद इसका इनर प्रोडक्ट 1 आ रहा है खुद के साथ, विच इज यूनिट वेक्टर। ऐसे यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर भी हो, आई जे के कैप याद आया, ये एक्स एक्सिस है, यहां होता है आई कैप, यहां होता है जे कैप। ऐसे यूनिट वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर भी हो, फिजिक्स में या फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं बेसिस। ऐसा थोड़ा वर्ड मैंने लास्ट टाइम बताने की भी कोशिश की थी, बेसिस वेक्टर्स। बेसिस वेक्टर की कंडीशन क्या होती है, एक तो वो आपस में ऑर्थोगोनल होने चाहिए और यूनिट वेक्टर्स होने चाहिए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हमें चाहिए था लीनियर अलजेब्रा में से। जितने भी हम डिफरेंट बेसिस हैं, उन्हीं को यूज करते हैं फिजिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए। ये अपवर्ड स्पिन इलेक्ट्रॉन का, डाउनवर्ड स्पिन। और मुझे 3 डायमेंशन पे जाना होता तो 3 डायमेंशनल बेसिस क्या बनती? भाई लास्ट टाइम शायद, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा, बताई हुई 1 0 0 0 1 0। चाहे तो तुम चेक करके देख लेना घर पे जाके आराम से बैठ के टीवी देखते हुए, ये सारी कंडीशन फिर से सेटिस्फाई होंगी। एक को ए मान लेना, एक को बी, एक को सी। क्या सिर्फ यही हो सकता है ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स, ये 1 0 0 1, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकते? तो ये है हमारा मिसकंसेप्शन। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी बेसिस वेक्टर्स, ये हम स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं कहीं पे। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स, बट all have same dimensions. There can be infinitely many basis vectors but have same dimensions. अगर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो किसी भी बेसिस वेक्टर को ना ऐसे,
ये कितने डायमेंशन की है? बेसिस फॉर R2 रियल नंबर हम यूज कर रहे हैं और 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो ऐसा, और 3 डायमेंशन के लिए क्या करते? ऐसे ही 3 वेक्टर्स लिख देते। n डायमेंशन के लिए क्या करते? n वेक्टर्स लिख देते। अब ये जो मैंने लिखवाया था इसका एक और नाम लिख लेना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस। ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स हम यही यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, और भी है। 1/√2 ये तुम लोगों का होमवर्क होने वाला है कि इसको चेक करके आओ। नोटेशंस में थोड़ी सी अजीब यूज करने वाला हूं, बट झेलनी पड़ेंगी। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क होने वाले हैं, ये तुम्हें चेक करके आना। सेम सेम 1 और डिफरेंट 0। सेम 1 होने का मतलब यूनिट वेक्टर जैसी बात हो रही है, और डिफरेंट 0 होने का मतलब है कि वो ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं 2 डायमेंशन तक। बट यही बेसिस नहीं होती हैं। जैसे हमने आज तक पढ़ा आई कैप जे कैप, उसके अलावा भी बहुत चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे ये भी बेसिस बनाते हैं, ये अलग बेसिस, ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये भी एक बेसिस बनाते हैं, ये अलग ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। हम किसी भी दो वेक्टर्स को, ये जो पेयर ऑफ वेक्टर है, इनको बेसिस बोलने वाले हैं कब? जब वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे, ऑर्थोगोनल, और उनका इनर प्रोडक्ट खुद के साथ ही बना जाए। दीज आर दी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस, तीनों ही यूज करने वाले हैं। मान लो सामने से आ रही इलेक्ट्रॉन की बीम, वैसे कहीं पढ़ा नहीं एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन की बीम वाला? 11th-12th में मेरे ख्याल से अल्फा रे वाला पढ़ा होगा, है ना? ठीक। मान लो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है सामने से, और ये रहा मेरा सेटअप। कोई तो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, मुझे ना मैंने ऐसे रखा सेटअप, तो ये रही एक एक्सिस और ये रही दूसरी एक्सिस। इसके लिए मैंने यूज कर लिया ये वाला एरो, और ऊपर वाले के लिए यूज कर लिया दूसरे वाला एरो, और मैंने अपने सेटअप को ऐसे किया, तो फिर से ये यूज कर लूं? नहीं ना, कोई और बेसिस यूज करनी पड़ेंगी, 2 अलग एक्सिस यूज करनी पड़ेगी। ये यूज कर लो, मैंने अपने सेटअप को ऐसे कर दिया। अब फिर तीसरे वाली यूज। ऐसे ही मैं कितनी भी ओरिएंटेशन कर सकता हूं, तो कितनी बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी, बस हमें ढूंढते रहना होगा और कभी तो मिल ही जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब बहुत सारी बेसिस हमें मिल जाएंगी। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आया हो। बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एनी क्वेश्चन? और ये वाला ना √2 नहीं है, यहाँ पे 2 है। बढ़िया, बहुत अच्छा। इस ऊपर वाला मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में एरर कर दिया, इसे करेक्ट कर लेना। यहाँ का 2 नहीं है, 2 मैंने कॉमन ले लिया था। 1√3 और -1 -√3 1 अभी बन जाएंगे।